जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इंतज़ार कर रहे थे वीडियो का, तो नई वीडियो आ चुकी है। जो आपको इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बताएंगे कि यूजी के लिए जो स्कॉलरशिप्स है वो क्या क्या इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप्स है। और ये सीरीज़ है, अलग अलग स्कॉलरशिप्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बता रहे हैं। और इन सीरीज़ में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ तमाम 10 20 नहीं, कम से कम 20+ स्कॉलरशिप्स के बारे में। हालांकि ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो कुछ बना चुका हूँ। उसी के साथ साथ उसी में एक और नया वीडियो बना रहा हूँ, ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही है, बट ये ज़रूर ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बच्चे पढ़े हैं, जो पढ़े हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाले ही नहीं, जो भी बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पढ़े हैं वहाँ पे और उनके पास सर्टिफिकेशन है, तो फिर वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्तों। पहली बात हम लोग देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने रुपए मिलेंगे पर मंथ आपको, कब तक के लिए मिलेंगे, क्या क्या गलतियों से बचना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले, और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या डेट्स आती हैं, और आपके सवालों के जवाब हम लोग लेंगे कमेंट के द्वारा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर इफ यू वांट दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज डू कमेंट, then only I can do a separate, make a separate video. I or you can use a caption for complete understanding in English. So let's continue. So स्कीम जो है यहाँ पे हर साल ऐसे 10,000 बच्चों के लिए दी जाती है ना। तो 10,000 बच्चों के लिए ये स्कीम आती है, और जो पैसे मिलते हैं 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे साल में 10 महीने के लिए। ठीक है, पूरे साल नहीं मिलते, साल में 10 महीने के लिए 8,000 पर मंथ ये मिलेंगे। इसमें कैसा है, बात आ गया, जो भी स्लॉट है मतलब 10,000 है तो इसमें 50%, जैसे 5,000 जो सीट होंगे वो आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट के लिए होंगे। और जो बाकी के जो 50% सीट है, मतलब 5,000 जो सीट है वो साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिकल, टेक्निकल, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के लिए दिए जाएंगे। सिलेक्शन जो होता है ये स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पर ये सिलेक्शन होता है। और इसका जो एप्लीकेशन का अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है। और इसको कहाँ पे जाकर करना है अप्लाई आपको, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनएसपी, उस पोर्टल पे जाके इसको अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन यूजीसी के पे भी आ जाता है इसका नोटिफिकेशन, और एनएसपी भी, एनएसपीपी पे भी आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप डायरेक्टली वहाँ से नोटिफिकेशन देख के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी मेरिट लिस्ट जो बनता है, जो 12th पास स्टूडेंट है वो इसको भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो 12th पास स्टूडेंट दो बच्चे हैं, उनका मार्क्स सेम है, और बहुत सारे 12th में भी मार्क्स सेम है, तो फिर आपको क्या, दो बच्चों का जब टाई होगा तो दो बच्चों के टाई होने के बाद से उनमें देखा जाता है कि 10th में मार्क्स किसका ज़्यादा है। अगर 10th में भी दोनों बच्चों का मार्क्स सेम है, तो फिर देखा जाएगा कि दोनों बच्चे में एज किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, अगर कोई टाई होता है तो। सो जो रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर होता है मंथ नवंबर दिसंबर के बीच में, और एनएसपी पोर्टल पे ही होगा। एलिजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो है, देखिए, एलिजिबिलिटी, क्ला 12th पास स्टूडेंट आपका होना ज़रूरी है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसमें एक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से आपका 12th पास होना चाहिए। जैसे सीबीएसई हो सकता है स्कूल, या आईसीएसई होगा, या नियोस हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आपका क्लास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात क्या है कि सो जो भी बच्चे यूजी परस्यू कर रहे हैं,
जो एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये only the student who are already admitted in the first year or UG degree program is eligible, is an program in an eligible university college institute within India are eligible to apply. So कौन कौन सी इंस्टीट्यूट या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया तो अप्लाई कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यूजी में आपका एडमिशन होना ज़रूरी है, तब जाके इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट यूजी डिग्री ओनली। सो जो भी स्टूडेंट पहले यूजी डिग्री का जो होंगे उनके लिए ही ये अप्लाई करने की अनुमति है। अगर आपके पास कोई और डिग्री ऑलरेडी है यूजी के अलावा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम द स्कॉलरशिप विल बी पेएबल फॉर द यूजी कंपोनेंट ओनली। सो अगर आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो आपके शुरुआत में जो अंडर ग्रेजुएट के जितने साल होंगे उसी के ही आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। सो रेगुलर फुल टाइम में ही आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका यूजी डिस्टेंस से है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी रेगुलर और फुल टाइम मोड में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, बैचलर कोर्स कर रहे हैं, उन्हीं को मिलेगा। ओपन डिस्टेंस या कोरस्पॉन्डेंस या प्राइवेट या पार्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो उसको नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा से किसी कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ है या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। देन आपके जो वार्षिक जो परिवार की आय है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 4.5 लाख भी है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, किस किस इंस्टीट्यूट में आप दे सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, वैलिड आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आपको एक वैलिड डोमिसाइल होना चाहिए। तो अगर आप वहाँ के निवासी हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहाँ के निवासी नहीं है तो फिर वहाँ पे इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चों के लिए है तो अच्छी बात है। Then you people can apply, otherwise other people can other people those who are not from the northeastern region वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे ताकि ये फेलोशिप मिले। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं तो ध्यान दें कि वो 2F कैटेगरी में आना चाहिए यूजीसी एक्ट के 1956 के आधार पे, और उनके पास वैलिड नैक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो 2F यूजीसी एक्ट क्या है, मतलब कि वो इंस्टीट्यूट जो यूजीसी यूजीसी से किसी भी प्रोजेक्ट या सरकारी फंड ले सकती है तो उसको 2F कहते हैं ना। उसके बाद से दो, अगर इसमें अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं है तो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर आते हैं। ये भी सेक्शन 2 का ही मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अ, मान्यता प्रदान करने के लिए सरकारी फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये सेक्शन बनाई गई है। और साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको नैक एक्रेडिटेशन भी होना जरूरी है। नैक का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस मंथ एडमिशन ले रहे हैं उस मंथ में नैक एक्रेडिटेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मान लीजिए आपने जनवरी में एडमिशन लिया और जनवरी में नैक एक्रेडिटेशन उसका ख़त्म हो गया है और वापस उन्होंने मार्च में शुरू कर दिया तो आपका आप इसके लिए इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। या फिर दूसरा क्या है, आपका जो इंस्टीट्यूट है फुल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से फुल्ली फंडेड होना चाहिए और डिग्री अवार्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। एमएचआरडी की लिस्ट की वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दिया गया है, उसके आप चेक कर सकते हैं। जब भी आप रजिस्टर करोगे तो आपको जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज है उसका AISHE कोड होगा, उसको वैलिडेट करना है। अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट इज एलिजिबल टू रिसीव ओनली वन स्कॉलरशिप एट अ टाइम। अगर आप ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन या तो पहली स्कॉलरशिप को आपको त्यागना पड़ेगा या फिर
इस स्कॉलरशिप को आपको त्यागना पड़ेगा। आधार सीडिंग, जो भी आपका अगर अकाउंट आपके नाम पे नहीं बना है तो आप अपना नाम पे पहले अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के साथ साथ आपका आधार नंबर उसके साथ लिंक करवाना जरूरी है। ये बात बता रहे थे। उसके बाद से प्रोसीड्योर कैसे अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आप देखोगे कि एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड once in a year on the national e-scholarship portal, government of India. Short notification will be uploaded on the UGC website. So UGC की वेबसाइट और नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी ये एप्लीकेशन आती है और फिर उसके बाद अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करोगे तो ओनली वेरीफाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। सो स्टूडेंट को एनएसपी पे कोई भी सर्टिफिकेट या एफिडेविट नहीं डालना है जब तक मांगा ना जाए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम, दे हैव टू बी सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू देयर इंस्टीट्यूट। तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसको अपने इंस्टीट्यूट को जमा करना है और इंस्टीट्यूट फिर वेरीफाई करके अपलोड करेगी। ठीक है। दूसरा होता है कि अपना अकाउंट बनाना, ई केवाईसी आपको करा लेनी है, मतलब कि अकाउंट वेरीफाई करने के लिए नो योर कस्टमर को हम लोग कहते हैं ई केवाईसी करवाना होता है ना। तो बैंक का भाग है। The institute are also advised to check whether the student has given correct information for the online application. तो इंस्टीट्यूट चेक करेगा कि सही एप्लीकेशन आपने सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिया कि नहीं। उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा तो फिर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। कभी कभी इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं करता है तो आपको बार बार जाकर इंस्टीट्यूट को बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। So after verifying the eligibility of the student for scholarship under the scheme, the institute shall verify the online application on the NSP within the stipulated time. देख रहे हो, स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब क्या है कि उस समय सीमा के अंदर ही आपको वो वेरिफिकेशन करके कंफर्मेशन देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, वरना इंस्टीट्यूट ने दे रही की तो आप का सारा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आप इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं उठा पाओगे। वाइल वेरीफाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, the institution shall upload a scanned copy of this certificate on the portal. A format of the certificate or verifying fresh application is attached below. क्या फॉर्मेट है वो फिलहाल तो इस पीडीएफ में नहीं है, बट कहाँ आगे कि अटैच बिलो ऐसा कुछ। रिन्यूअल कैसे करना है, ऑलरेडी अगर आप ले चुके एडमिशन तो रिन्यूअल के लिए भी टाइम आता है, जो नए हर साल नए एप्लीकेशन के लिए जब जब आता है टाइम नोटिफिकेशन, उसी टाइम रिन्यूअल के लिए आता है। रिन्यूअल के लिए आपको आपकी अटेंडेंस सही होनी चाहिए, आपका कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और फिर ही जाके आपका एक मार्क्स होना चाहिए लिमिटेड। इन्होंने मेंशन नहीं किया बट एक लिमिटेड मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद से फिर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे। स्टूडेंट फेलिंग टू द प्रोमोटेड द नेक्स्ट क्लास लेवल वुड बी फॉरफिट द स्कॉलरशिप। अगर आप प्रोमोटेड नहीं हुए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर नेक्स्ट ईयर में, तो फिर आपका स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाएगा। सो इसके लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंट है आपके अपने जो अपने आईडी पासवर्ड से अपना एक अपना रजिस्टर्ड किया है उसी पे जाके आपको रिन्यूअल के लिए भी अपलोड करना पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। सो जो इंस्टीट्यूट है रिन्यूअल के लिए इंस्टीट्यूट ही आपके सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से। सो प्रोसीड्योर फॉर डिसबर्समेंट, अगर आप हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, आधार कार्ड से लिंक जो नंबर है उसी में डायरेक्ट जाएगा पैसा। सो इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्टीट्यूट ये हमारे लिए तो नहीं है। बाकी अगर आपने कोई मिसलीडिंग या कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन किया या फिर कुछ और भी ऐसा कुछ किया जो कि कानूनी अपराध के दायरे में आता है, और इंस्टीट्यूट ने भी गलत डॉक्यूमेंटेशन करके फर्जी ले लिया फेलोशिप स्कॉलरशिप कि बच्चे हैं नहीं और बच्चों के फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखा के इंस्टीट्यूट पैसे ले रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट को भी कानूनी का कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों पे भी किया जाएगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट गलत दिए। तो डॉक्यूमेंट गलत भी नहीं देने और वेरीफाई करके देने, कभी कभी गलती से भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं देने।
तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और लिंक दिया गया व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।